देखिए ना, पापा ने फिर से अपनी जिद पकड़ ली है। नहीं सोनल, वो जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर। अंकल दिस इज नॉट फेयर। पापा ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरा भी तो अपना कोई हक है। मैं कोई बच्ची थोड़ी ना कि पापा मेरी बात नहीं सुन रहे। ओफो सोनल, तुम अभी कुछ मत बोलो। पापा भी गुस्से में हैं। बाद में सोचेंगे, ठीक है? अभी तो मेरे साथ आओ। कब? सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी आज से नौकरी खत्म। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए। मैं और सोनल एक दूसरे को। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आज से खत्म नौकरी। साहब। क्या है? साहब, समर साहब आए हैं। वो यहाँ क्यों आया है? मैं उसको देखता हूँ। उसको मैंने मना किया था ना कि वो यहाँ नहीं आएगा। आज मैं उसको देखता हूँ। डॉक्टर संदीप बेटा, अभी पापा की हालत कैसी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, 4 घंटे हो गए, कुछ तो बताइए। सोनल, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन देवप्रकाश की हालत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से बाहर जाकर फॉर्म पे साइन कर दीजिए। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। दिशा, इन्हें बाहर ले जाओ। प्लीज सोनल। क्विक। सर मैं सोच रही थी कि नर्स प्रीति, इन्हें ऑपरेशन के लिए जल्दी तैयार कर दो। जल्दी, एकदम Yes, जल्दी। सर। डॉक्टर पल्लवी, सब कुछ तैयार है? जी सर। गुड। देखिए, सारे सिस्टम्स फिर से चेक कर लीजिए। आज के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज तैयार रखिए। लास्ट पॉइंट पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, मैंने सब कुछ खुद चेक किया है। हॉस्पिटल की बेस्ट नर्सेज को यहाँ बुलाया है और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 10 बॉटल्स भी मंगवाई है। गुड। डॉक्टर पल्लवी, किसी भी तरह से ऑपरेशन कामयाब होना ही चाहिए। देवप्रकाश जी की जान बच ही जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं ना, उन्हीं की वजह से हूं। सर क्या बात है, मैंने इससे पहले आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। रिलैक्स कीजिए सर, आपने तो इससे भी ज्यादा मुश्किल सर्जरीज की है। ठीक है, मैं देवप्रकाश जी को देख कर आता हूँ। 10 मिनट में हम लोग ये ऑपरेशन शुरू करेंगे। सब तैयार रखिए। हाँ जी सर। डॉक्टर, ये देवप्रकाश जी कौन है? मैंने सर को पहले तो इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हें नहीं पता? देवप्रकाश जी ने इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए बहुत पैसे दिए थे। ये हॉस्पिटल उन्हीं की वजह से बना। प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए। सोनल रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। माय गॉड, ये क्या हुआ डॉक्टर पल्लवी? द पेशेंट इज डेड। ये कैसे हो सकता है? लगता है यहाँ आते आते इनकी मौत हो गई है। नहीं सर, इनका खून हुआ है। किसी ने इनका गला दबाकर इन्हें मारा है। मुझे ये दिन भी देखना था। देवप्रकाश जी मुझे छोड़कर चले गए। एकदम साफ दिख रहा है सर कि गला घोट कर मारा गया है। निशान इतने गहरे हैं कि हाँ सर, शायद किसी प्लास्टिक की ट्यूब से गला घोटा गया है। देवप्रकाश जी मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसे दिए, अपनी हॉस्पिटल में नौकरी दी। क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। और मैंने उनके लिए क्या किया।
कुछ हम समझ सकते हैं डॉक्टर संदीप बेटा, लेकिन आपको खूनी को पकड़ने के लिए हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं समझ सकते एसीपी साहब, अब कुछ नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, देवप्रकाश जी को हॉस्पिटल में क्यों लाया गया था? क्या बीमारी थी उनकी? वो सीढ़ियों से फिसल गए थे, सर पर बहुत चोट आई थी उनको। कल सुबह ही ये लोग उन्हें यहाँ लेकर आए थे और आज सुबह जब मैंने इनको देखा तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहा। जब मैं ऑपरेशन रूम में पहुंचा तब ये मर चुके थे। एसएसपी साहब, किसी ने इनका खून किया है। मतलब सुबह तक ये ठीक थे और हॉस्पिटल में इतने सारे लोग हैं, हर समय यहाँ कोई ना कोई आता ही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चुपचाप आके इनका खून कर देता है और किसी ने देखा भी नहीं? डॉक्टर संदीप बेटा, जब देवप्रकाश जी को आईसीयू में एडमिट किया गया, उनके पास कौन थे? नर्स प्रीति, वो ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। सिस्टर प्लीज आप इस कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। तो बिना हाथ लगाए मैं सफाई कैसे करूंगी? आईसीयू को 24 घंटे साफ रखना हमारी ड्यूटी है मैडम। नर्स, अपना काम रोक दो। लगता है कि देवप्रकाश जी का खून इसी कमरे में हुआ है। जी डॉक्टर। एक मिनट सिस्टर, ऑपरेशन से पहले पूरे टाइम देवप्रकाश जी के साथ आप यहीं पे थी? जी हाँ। तो ऑपरेशन से पहले देवप्रकाश जी से मिलने यहाँ कौन आया था? जी वो कौन? बताइए कौन आए थे? जी डॉक्टर संदीप बेटा आए थे। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं यहाँ कब आया था? मैं तो अपने ऑफिस में था और वहीं से सीधा ऑपरेशन थिएटर चला गया। सर आप यहाँ आए थे? सर मैं यही थी, आप आए और दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने कहा ना, मैं अपने कमरे में ही था। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप जाके अपने ऑफिस में वेट कीजिए, हम लोग अभी वहाँ आते हैं, प्लीज। जी पता नहीं क्यों सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो डॉक्टर संदीप बेटा ही थे। डॉक्टर संदीप बेटा ही थे? मतलब तुमने उनका चेहरा ठीक से देखा नहीं था? हा? सर दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने सर्जिकल गाउन पहना था और उनका सिर और चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी। जब तुमने उनका चेहरा देखा नहीं तो तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर संदीप बेटा ही थे? वैसे तो कोई भी हो सकता है। जी वो नर्स तुम कुछ कहने से डर रही हो? नहीं, असल बात यह है कि वो आदमी लंगड़ा के चल रहा था और हमारे हॉस्पिटल में लंगड़ा के चलने वाला सिर्फ डॉक्टर संदीप बेटा ही है सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम पेशेंट को उस डॉक्टर के साथ अकेले छोड़कर कहीं गई थी? जी हाँ, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम चली गई थी, लेकिन सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो डॉक्टर संदीप बेटा ही थे। आप चाहे तो डॉक्टर पल्लवी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी? हाँ जी। वो भी आई थी यहाँ पर? ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कही? जी पल्लवी मैडम डॉक्टर संदीप बेटा को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उन्होंने दरवाजा खोला, डॉक्टर संदीप बेटा को बिजी देख सॉरी बोल के वापस चली गई। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी सीढ़ियों से गिरता है, उसके सिर पे चोट लगती है, लेकिन वहां उसकी मौत नहीं होती। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसका खून होता है। सुनील, क्या तुम्हें अपने पिताजी के किसी दुश्मन के बारे में कुछ मालूम है जो कोई उन्हें मारने की कोशिश करे? सर दुश्मन तो कोई नहीं था, लेकिन एक आदमी है। मतलब आपको किसी पे शक है? हाँ, एक ऐसे इंसान ने मेरे पापा का खून किया जिस पर मेरे पापा सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। सोनल, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। सच बोलना ही अच्छा है। जी हाँ, सच बोलने में ही भलाई है। हम आप ही के डैडी के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर संदीप बेटा है।
डॉक्टर संदीप बेटा, लेकिन वो इनकी जान लेने की कोशिश क्यों करेंगे? वो तो कह रहे थे कि देव प्रकाश जी उनके लिए पिता के समान है। जी हाँ सर, एक वक्त ऐसा था, 1-2 साल पहले तक, लेकिन अब तो वो खुद मेरे पापा के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये 1-2 साल में ऐसा क्या हो गया? सर, पापा ने डॉक्टर संदीप पेटा का नाम अपने विल से निकालना चाहा था। मतलब देव प्रकाश जी के विल में डॉक्टर संदीप बेटा का नाम था? जी सर, लेकिन वो अपनी विल बदलवाना चाहते थे। और ये विल बदलने की बात डॉक्टर संदीप पेटा को मालूम थी? जी हाँ, मैंने उन्हें बताई थी। तो फिर ये विल चेंज की थी या नहीं? नहीं। Come in. एक मिनट एसीपी साहब। हाँ। कहते हैं मिठाई वाला कभी अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। ये मिठाई नहीं है एसीपी साहब, मैं डायबिटिक हूं ना, इसलिए जरा मजबूर हूं। दिन में 2 बार इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं मुझे, सुबह शार्प 10 बजे और शाम को 6 बजे। और क्या करूं, एक गरीब इंसान हूं, इसलिए डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता हूं ना, इसलिए खुद ही इंजेक्शन लगा लेता हूं। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं तो एसीपी साहब की बात का जवाब दे रहा था। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या आपको पता था कि देव प्रकाश जी अपना विल बदल रहे थे? हाँ, पता था मुझे। उनके लॉयर का फोन आया था। तो क्या, उनकी अपनी विल थी, जब चाहे बदल सकते थे। इसमें मैं क्या कर सकता था? वैसे आज सुबह मैं उनको मिलने जाने वाला था, पर एक मीटिंग की वजह से नहीं जा पाया। इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम विल में से कटने वाला था? प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अभी तक आपको मिलने वाला था, वो देव प्रकाश जी आपसे वापस ले रहे थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे लिए अपने काम से बढ़कर और कुछ नहीं है। और वैसे भी ये जो पैसा आने वाला था ना, वो हॉस्पिटल के ही काम में आने वाला था। सर, आपका भाषण सुन के लग रहा है कि मैं सुबह का टीवी देख रहा हूं। क्यों डॉक्टर संदीप बेटा? आपकी नर्स प्रीति ने बताया है कि देव प्रकाश जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले आप उनके कमरे में गए थे। मैं? जी हाँ, आप। मैं वहां गया ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आईसीयू गया ही नहीं। डॉक्टर संदीप बेटा, नर्स ने कहा कि आप देव प्रकाश जी के कमरे में सर्जरी वाले कपड़े ही पहन के गए थे। मतलब आपका बड़ा सा कोट, मुंह पे मास्क, कैप वगैरह। ये क्या पागलपन है एसीपी साहब? मैं पिछले 20 साल से सर्जरी कर रहा हूं। क्या मैं पागल हूं कि ऑपरेशन वाले कपड़े पहनकर पूरी हॉस्पिटल में घूमूंगा? चलिए मान लिया कि तब आप वहां पे नहीं थे, लेकिन उस टाइम आप थे कहां? यहीं था, अपनी कैबिन में। अकेले या आपके साथ कोई और भी था? नहीं, बिल्कुल अकेला था अपनी कैबिन में। जी, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया था। क्या बात है? डॉक्टर पल्लवी, नर्स ने कहा कि आप ऑपरेशन से पहले आईसीयू में गई थी। क्या ये बात सच है? जी हाँ, मैं बिल्कुल गई थी, लेकिन अंदर नहीं जा पाई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर संदीप पेठा किसी पेशेंट को देख रहे थे। ये क्या बेवकूफ़ी है? आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर पल्लवी? सर, आप ही ने मुझे कहा था कि आप मिस्टर देव प्रकाश जी को देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बुलाने आई थी। हाँ
ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आईसीयू जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं गया था। मैं यहाँ था अपनी कैबिन में, यहाँ आ गया था। डॉक्टर पल्लवी, जब आप वहां गई तो आपने क्या देखा? क्या देखा? जी, मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा। सर, हम लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। ओके सर। यानी तब डॉक्टर संदीप पेटा ने हाथ हिला के जवाब दिया, है ना? जी हाँ। डॉक्टर पल्लवी, लगता है कि आपने भांग पी रखी है। ये जरूर मुझे फंसाने की साजिश की गई है। एसीपी साहब, जरा सोचिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देव प्रकाश जी को मैं अपने पिता समान मानता हूं। चलो मान लिया कि आप सच बोल रहे, लेकिन वो जो भी कोई था, उसने अपने सर्जिकल कपड़े कहीं तो छुपाए होंगे। ये तो कमाल हो गया। आई जस्ट कांट बिलीव इट। एक आदमी का अपने हॉस्पिटल में खून, और वो भी अपने लोगों के हाथों। ये तुम वहां चुप के क्यों खड़े हो? हैं? बारह। सर, एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? बात क्या है? सर, दरअसल सोनल ने आपको सारी बातें सच नहीं बताई हैं। क्या? तुम्हारा मतलब है डॉक्टर संदीप पेटा का नाम विल में से कटने वाला नहीं था? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। डॉक्टर संदीप पेटा का नाम तो विल से कटने वाला था ही, पर साथ में सोनल का नाम भी उस विल से कटने वाला था। सोनल? मतलब देव प्रकाश जी अपनी बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे थे? जी। ये बात सोच समझ के बोल रहे हो ना? हैं? जी सर, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन कोई आदमी अपनी बेटी को अपने पैसे नहीं देगा तो फिर किसे देगा? हैं? दरअसल सर, सोनल का अपने वकील अजय के साथ चक्कर चल रहा है। अफेयर है। अफेयर था तो इसका देव प्रकाश जी के विल से क्या लेना देना? देव प्रकाश जी अजय को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोनल को समझाया भी था कि अगर उसने अजय के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो पूरी प्रॉपर्टी से उसे बेदखल कर देंगे। और सोनल ने उनकी बात नहीं मानी? जी नहीं सर। और जिस दिन उन्होंने सोनल को समझाया था, उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, और उसी दिन उन्होंने अजय को भी काम पर से निकाल दिया। आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच है। दरअसल मैं और सोनल एक दूसरे को, अजय और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यही बात पापा को पसंद नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं? देव प्रकाश जी ने आपको मना भी किया था? जी हाँ, लेकिन मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। और सोनल को मैंने ही मना किया था ये बात बताने से, वरना आप लोग असली कातिल को छोड़कर हमारे पीछे लग जाते हैं। मगर आप दोनों को मालूम था कि आपका नाम वसीयत से कटने वाला है? आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले? देखिए ऑफिसर, मेरे पापा एक बहुत बड़े करोड़पति थे, लेकिन मैं भी कोई गरीब बेचारी नहीं हूँ। मेरा अपना खुद का फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस है। फिर भी पैसे तो पैसे होते हैं। इससे पहले कि देव प्रकाश जी आपका नाम विल से काटते हैं, आपने उनकी छुट्टी कर दी। ये आप क्या कह रही है? मैं पैसों के लिए अपने पापा को मारूंगी? ओके ठीक है। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मेरे डैडी की मौत का फायदा किसको था? तो आप लोग डॉक्टर संदीप पेटा को क्यों नहीं पकड़ते? जी हाँ, हमें यह भी मालूम है। देव प्रकाश जी नई वसीयत में उनका नाम भी निकालने वाले थे। आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने बेटे की वजह से। डॉक्टर संदीप पेटा का बेटा? लेकिन उसका इस विल से क्या संबंध? डॉक्टर संदीप पेटा का सौतेला बेटा समर हमारे हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन अपनी पीने की आदत की वजह से उसने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था। 2-3 मरीजों के ऑपरेशन का सत्यानाश कर दिया था उसने। जान चली गई थी उन लोगों की, इसलिए मेरे डैडी ने उसे निकाल दिया। ये सब कब हुआ था? 2-3 साल पहले। और कल सुबह अचानक वो यहाँ आ गया। क्या? कल सुबह समर यहाँ आया था? जी हाँ, और उसके आने के बाद पता नहीं कैसे पापा का ये एक्सीडेंट। देव प्रकाश जी इसी सीढ़ी से फिसल के गिरे थे ना? जी हाँ सर।
ये क्या है? पता नहीं, देख लीजिए। शायद देव प्रकाश जी का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। सर, सर देव प्रकाश जी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, कराया गया था। कराया गया? जी सर। सर जहाँ पे वो गिरे थे वहां से हमें ये छोटे छोटे डायमंड्स मिले हैं। लेकिन ये तो नकली लग रहे हैं। हाँ सर, नकली है। किसी ने सीढ़ियों पे डाल दिए होंगे, बाद में झाड़ू से साफ कर दिया होगा। पर सर सीढ़ियों के नीचे कोने से हमें मिल गए। मतलब देव प्रकाश जी के पैर इस पर पड़े और वो गिर गए। हाँ सर, और इतनी जोर से गिरे कि शायद गिरते ही मौत हो गई। मतलब वहां मौत नहीं हुई तो यहां मार दिया। और सर सोनल ने समर के बारे में जो कहा उससे भी कहानी कुछ और ही लगती है सर। इस समर ने ही कुछ ना कुछ किया होगा सर। एक तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, दूसरे उसके फादर का भी नाम काट दिया गया था विल में से। लेकिन सर समर को निकालने में तो उसके अपने ही डैडी का हाथ था। डॉक्टर संदीप पेठा तो उसके सौतेले डैड हैं। अगर हम ये मान लें कि समर घर में था और उसी ने एक्सीडेंट करा के देव प्रकाश को सीढ़ी में से गिराया था, लेकिन जब देव प्रकाश का खून यहाँ हॉस्पिटल में हुआ तब तो समर यहाँ नहीं था। नहीं, समर हॉस्पिटल में ही था। वो जो डॉक्टर के कपड़े पहन के घूम रहा था, नर्स ने और डॉक्टर पल्लवी ने देखा था ना एक डॉक्टर को आईसीयू में घूमते हुए। सर जल्दी चलिए सर, सर वहां स्टोर रूम में कुछ है सर। आइए सर। पूरे हॉस्पिटल का सामान भरा पड़ा है यहाँ पे। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कपड़े छुपाने के लिए? सर ये देखिए, ये लॉन्ड्री बिन है। सभी सर्जिकल कपड़े धोने के लिए इसी बिन में डाले जाते हैं सर। गुड। तो तुम्हें उस नकली डॉक्टर के कपड़े मिले? नहीं सर, यहाँ पे और भी बहुत सारे गाउन्स हैं सर, वो कपड़े पहचानना बहुत मुश्किल है सर। इसका मतलब है उसने अपने कपड़े इन सारे कपड़ों में छुपाए हैं। शायद सर, मगर एक और भी चीज मिली हमें। क्या? एक मिनट। जूते? जी सर, किसी आदमी ने जल्दी में अपने जूते यहाँ पे छिपा दिए सर। ये जूते किसी और आदमी के नहीं, जरूर उस नकली डॉक्टर के जूते हैं जो डॉक्टर संदीप पेटा बनकर आईसीयू में गया था। ये उसी के जूते हो सकते हैं, नहीं तो कोई अपने जूते यहाँ क्यों छुपाएगा? इसका मतलब आईसीयू से वो आदमी सीधा यहाँ पे आया, उसने अपने कपड़े यहाँ पे उतारे, यहाँ छुपाए और यहाँ से भाग गया। हाँ, इसका मतलब डॉक्टर संदीप पेटा सही कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक बार आईसीयू में गए हैं। अगर वो दोबारा आईसीयू में जाते तो अभी भी ये जूते उनके पैरों में होते। सर डॉक्टर संदीप पेटा के ऊपर से तो शक निकल गया, लेकिन एक और संदीप पेटा है जो बच गया है। एक और संदीप पेटा? डॉक्टर संदीप पेटा का बेटा समर संदीप पेटा। डॉक्टर संदीप पेटा, देखिए हम आपसे समर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर संदीप पेटा, आप ठीक तो हो? डॉक्टर संदीप, अरे फोन, जल्दी से डॉक्टर को बुला, जल्दी। डॉक्टर प्लीज देखिए, देखिए। नहीं डॉक्टर, आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। उठाइए इन्हें, जल्दी। जरा संभल के, संभल के। हरिया, हरिया। सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये हॉस्पिटल तो उनका घर होने लगा है, हमारे आंखों के सामने। सर, उनके मुंह से खून निकल रहा था, आपने देखा ना? हाँ, और एक बात है अभिजीत, उनकी शर्ट की स्लीव रोल की गई थी। कहीं ये डॉक्टर संदीप पेटा अपना इंसुलिन का इंजेक्शन तो नहीं ले रहे थे? ये क्या? ये है डॉक्टर संदीप पेटा का इंसुलिन का इंजेक्शन। शायद इसी में किसी ने जहर भरा होगा। नहीं, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। डॉक्टर पल्लवी, प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर पहले देव प्रकाश जी,
फिर डॉक्टर संदीप पेठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। हम लोग यहाँ पेशेंट्स की जान बचाने की कोशिश करते हैं और अब तो अचानक से यही लोगों का खून होने लगा। डॉक्टर पल्लवी, आप अभी डॉक्टर संदीप पेठा के कमरे में क्या करने गए? मैं तो बस उन्हें बुलाने गई थी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी। देर हो गई थी? मतलब ये कि आज रात को डॉक्टर संदीप पेठा को एक ऑपरेशन करना था, तो मैंने उनको रूम में फ़ोन किया तो ऑपरेटर ने कहा कि उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ और जब मैं उनके रूम तक पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। मैंने 2-3 बार नॉक भी किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आप यहाँ पे कितनी देर पहले आई थी? मैं यही कोई 10 मिनट पहले। मुझे लगा कि डॉक्टर संदीप पेठा यहीं कहीं चले गए होंगे, तो मैं उन्हें ढूंढने कहीं और चले गई। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा अच्छा डॉक्टर पल्लवी, आप ये बताइए कि आप पहली बार जब यहाँ पर आई तब आपने किसी को यहाँ से बाहर आते हुए देखा? नहीं, कमरा तो बंद ही था ना। पर क्या डॉक्टर पल्लवी, पर क्या देखा आपने? मैंने देखा कि देव प्रकाश जी की फैमिली बाहर बैठी थी, यहीं पर। देव प्रकाश की फैमिली? वो यहाँ पे क्या कर रही थी? सर, जब सोनल हम लोगों से बात कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि वो डॉक्टर संदीप पेठा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। और ये बड़ी अजीब बात है कि 2 खून हुए हैं और दोनों खून के वक्त देव प्रकाश का परिवार वहां पे था। जब डॉक्टर संदीप पेठा का खून हुआ तब आप लोग वहीं पे थे, उनके कमरे के बाहर। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर संदीप पेठा का खून हुआ है? हमें उनकी इंसुलिन वाली सिरिंज में जहर मिला है। कर क्या रहे थे आप लोग वहां पे? जी वो हम लोग वहाँ वसीयत के बारे में बात करने गए थे। अच्छा, पहले आप ही ने हमें बताया कि डॉक्टर संदीप पेठा को पकड़ना चाहिए आपके डैडी का खून करने के लिए, है ना? जी हाँ, वो। और फिर आप खुद वहां पहुंच गई उनसे मिलने के लिए, क्यों? इतनी जल्दी पड़ी है आप लोगों को वसीयत की? अभी अभी आपके डैडी का खून हुआ है। वो दरअसल हमने सोचा कि आपस की कुछ बातें जल्दी से निपट जाए तो अच्छा है, इसीलिए। आपके मुंह से ये बात सुनते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप ही इनकी बुराई कर रहे थे ना, है ना? मेरी? क्या बोला उन्होंने मेरे बारे में? हाँ, इन्होंने ही हमें बताया था कि शायद देव प्रकाश जी के खून में आप लोगों का हाथ है। What? एक बात बताइए, आप डॉक्टर संदीप पेठा से मिलने कितने बजे गए थे? जी करीबन 5:30 बजे। 5:30 बजे? मतलब मौत होने से थोड़ी देर पहले। फिर क्या हुआ? आपकी डॉक्टर संदीप पेठा से बात हुई? कहाँ बात हुई? उन्होंने हमसे कैबिन के बाहर वेट करने के लिए कहा मैं इंसुलिन का इंजेक्शन ले लूं। हम बाहर वेट करते रहे आधे घंटे तक, फिर हम वहां से चले गए। आपने किसी को कमरे से आते जाते देखा? नहीं। हाँ, डॉक्टर पल्लवी 2 बार आकर गई। उन्होंने दरवाजा नॉक भी किया, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो वो चली गई। बस इतना ही? ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग तो उनके कमरे के बाहर ही वेट कर रहे थे। नहीं, और कोई नहीं आया था सिवाय डॉक्टर पल्लवी के। और शायद डॉक्टर संदीप पेठा को एक फोन आया था, वो हेलो हेलो कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से आवाज नहीं आ रही थी। आपने हेलो हेलो सुना? हाँ। मतलब जैसे ही मौत होने वाली थी एक फोन आता। आप लोग डॉक्टर संदीप पेठा के कैबिन के बाहर आधे घंटे तक बैठे रहे, है ना? जी हाँ, करीब 5:30 से 6 बजे तक। सर। हाँ विवेक। सर, मैंने टेलीफोन कंपनी से पता लगा लिया है सर। 5:30 और 6 के बीच में सिर्फ एक ही कॉल आया था सर, सिर्फ एक ही। ये कॉल ठीक 6 बजे आया था सर। 6 बजे? सर 6 बजे? 6 बजे तो डॉक्टर संदीप पेठा अपना इंसुलिन वाला इंजेक्शन ले रहे थे, जहरीला इंजेक्शन। जिस समय इंजेक्शन ले रहे थे उसी समय कॉल आया। और 6 बजे ये फोन आया तो आया किसका? से नंबर है 189
189869। 1898569। ये फोन नंबर किसका है? ये नंबर इसी हॉस्पिटल का है सर। क्या? इसी हॉस्पिटल का? इसका मतलब है डॉक्टर संदीप पेटा को आखिरी फोन आया वो भी इसी हॉस्पिटल से? सर इस हॉस्पिटल में 25 फ़ोन है सर, 3 फ़ोन ऑपरेटर के पास है सर, वही लगाती है सबका फ़ोन सर। हाँ, मगर ऑपरेटर ने तो कहा था उसने किसी को फ़ोन नहीं किया। जी सर, फ़ोन बाकी 22 फ़ोन में से किया गया है सर। अभिजीत एक काम करो, लगाओ इस नंबर को 1898569। देखो देखो इन फोन नंबर है किसका? 69। बेल बज रही है सर। बेल तो इसी कॉरिडोर में से आ रही है। सर, हाँ सर, इस कमरे से डॉक्टर संदीप पेटा के केबिन में से सर। हाँ, डॉक्टर संदीप पेटा के कैबिन में से? ये कैसे हो सकता है? मतलब जो भी डॉक्टर संदीप पेटा को फोन कर रहा था वो संदीप पेटा के कैबिन में से ही फोन कर रहा था। ये लेकिन बेल तो बज रही है। या कोई दूसरा फोन भी है सर? हाँ सर, आवाज यहीं से आ रही है सर। देखते हैं। ये क्या? कट। यहां से यहीं पे फोन? हाँ। इसका मतलब किसी ने डॉक्टर संदीप पेटा के कमरे के एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल किया, लेकिन शायद बात नहीं की सर। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो बात करता तो डॉक्टर संदीप पेटा को पता चलता कि यहां इस कमरे में कोई छुप के खड़ा है, और ये फोन बात करने के लिए नहीं किया था। और सर जब ये फोन आया था उसी वक्त डॉक्टर संदीप पेटा अपना इंजेक्शन ले रहे थे, इंसुलिन का। शायद। अभी ये काम करते हैं, अब ध्यान से सोच कर देखते हैं कि यहां क्या हुआ था। हर रोज की तरह ठीक 6 बजे डॉक्टर संदीप पेटा अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए यहां आए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस पार्टीशन के पीछे उस कमरे में कोई छुपा है। अब जैसे वो अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहे थे, उतने में उनके टेबल के फोन की घंटी बजी। उन्होंने ये इंजेक्शन यहां रखा और वो टेलीफोन लेने के लिए अपने टेबल के पास आए। हेलो हेलो। और जब डॉक्टर संदीप पेटा टेलीफोन में बिजी थे तो वो आदमी यहां से बाहर आया, उसने इंसुलिन की इंजेक्शन की जगह जहर भरी सिरिंज यहां रखी और वापस जाके छुप गया। वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। डॉक्टर संदीप पेटा ने बहुत कोशिश की, हेलो हेलो कौन है कुछ। फिर बाद में उन्होंने फोन रख दिया और अपना इंजेक्शन लेने के लिए वापस यहां आए। उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया। जैसे इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में जो जहर था वो अपना काम करने लगा, उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो यहां अपने कुर्सी में आकर गिर गए, बेहोश होने लगे। और तब वो आदमी यहां से निकला और चुपचाप कमरे के बाहर चला गया। भले डॉक्टर संदीप पेटा ने उसे देखा भी होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जहर की वजह से उनकी तबीयत बुरी तरह हो गई थी और वो बेहोश होने लगे थे। सर ये सारा प्लान उस आदमी ने बड़ी होशियारी से बनाया था। उसे लग रहा था कि वो हमारी पकड़ में नहीं आने वाला है। डॉक्टर ने आत्महत्या की है ये दिखाने के लिए उसने ये जहर भरी सिरिंज यहीं पे छोड़ दी। बेवकूफ समझा है उसने हमें। यही वो सिरिंज है जिससे डॉक्टर संदीप पेटा का खून हुआ था। जहर था इस सिरिंज में। खून ये भी जानता था कि कैसे छुपकर ये सिरिंज बदली जा सकती थी, और उसे ये भी मालूम था कि कौन सा जहर देना चाहिए ताकि डॉक्टर संदीप पेटा मरते वक्त चिल्ला भी न सके। और ये हैं वो जूते जिन्हें पहनकर खूनी आईसीयू में गया था, 9 नंबर के। एक बात बिल्कुल साफ है, खूनी हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई है। हम ये जूते एक एक करके सबको पहना कर देखेंगे। जिस किसी को ये जूते फिट बैठते हैं वो पकड़ा जाएगा।
नहीं सर, इसमें तो किसी को फिट नहीं हो रहा है सर। औरतों को भी नहीं हो रहा है सर। हम यहाँ लोगों की जान बचाते हैं, खून नहीं करते। अगर हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर एक आदमी अभी भी बचा है जिसे डॉक्टर संदीप पेटा के टाइम टेबल के बारे में पता था, दवाइयों के बारे में भी जानता है और हॉस्पिटल के बारे में भी उसे अच्छी तरह से मालूम है। डॉक्टर समर संदीपेटा। चलो इधर। देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। चलो बैठो। ये क्या होने वाला? अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ। ये मेरे पैर मत छुए प्लीज। वाह, मिल गए 9 नंबर के जूते। एक और कस्टमर आ गया जूते लेने। हाँ सर। विवेक जरा ये जूते ट्राई करो, इनको देखो कैसी फिटिंग है। ये क्या हो रहा है? देखिए देखिए, ये एकदम फिट सर। फिट हो गया? मतलब खून तुमने किया है? मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं जो 9 नंबर के जूते पहनता है। और जूता फिट आ गया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देवप्रकाश जी का खून किया। अब तो ये 14 साल के लिए गए, शायद फांसी भी हो जाएगी। दोनों खून हॉस्पिटल में हुए और मैं तो वहां था ही नहीं। लेकिन जब देव प्रकाश जी का एक्सीडेंट हुआ तब तुम वहां पे थे और तुमने ही वो नकली डायमंड सीढ़ियों पे डाले थे। जी मैं वहां था लेकिन बहुत दूर खड़ा हुआ था। देखिए आप लोग जबरदस्ती मुझे नहीं फंसा सकते हैं। और खून तो 2 और 6 बजे हुआ है। मैं तो वहां था ही नहीं। देखिए मैं जा रहा हूं। हाँ वैसे हम तो इन पर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो वहां थे ही नहीं। देखिए आपने आखिर मान ही लिया ना। हाँ लेकिन बात ये है कि अगर आप वहां नहीं थे तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि खून एग्जैक्टली हुआ कितने बजे? क्यों? तुम हॉस्पिटल नहीं गए थे लेकिन तुम्हारे जूते पहन के कोई हॉस्पिटल में गया था जिसने ये खून किया है। तुम्हारा कोई साथी। कौन है वो? है? कौन है वो? समर? 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 हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से इसकी ये हालत हो गई। आप लोगों ने इसे मारा है? अब कहा ना कि गलती हो गई, लेकिन ये बार बार झूठ क्यों बोल रहा था कि इसे मालूम नहीं खून किसने किया है? हाँ? अब 9 नंबर के जूते तो इसी के थे ना। ये बार बार झूठ क्यों बोल रहा था कि खून इसने नहीं किया है? शायद इसने किया होगा। शायद? मतलब? मगर आपने इसे मारा क्यों? लेकिन खून किए क्यों इसने? देव प्रकाश और डॉक्टर संदीप पेटा ने इसका करियर बर्बाद करके रख दिया था सर। इसलिए शायद उसने उन दोनों को मारा होगा। शायद। ये सब तुमको इसने बताया? नहीं, ये क्यों बताएगा मुझे? तो फिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि ये जूते इसी के थे? हाँ? तुम खुद वो जूते पहनकर यहां आई थी, मगर तुमसे एक गलती हो गई। तुमने सीआईडी को यह बताया कि डॉक्टर पल्लवी को तुमने आईसीयू में देखा था, लेकिन डॉक्टर पल्लवी ने तुम्हें देखा ही नहीं। और वो देखते भी कैसे? तुम वहां खुद डॉक्टर संदीप पेटा बन के खड़ी थी। क्यों? और शाम को जाकर तुमने डॉक्टर संदीप पेटा का खून किया। दोनों काम एकदम खत्म। बड़ी सफाई से खून किए तुमने ये दोनों खून किए, इसलिए तुम्हें तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा सजा होगी। अब सभी लोग अपने दोनों पैरों को आगे करते हुए स्ट्रेच करेंगे और फिर यथाशक्ति दोनों हाथों को ऊपर करते हुए सांस भरते हुए नीचे आएंगे। अपने माथे को घुटने से लगाते हुए
सांस खाली करते हुए। क्या है पता है? कल रात रॉकी की पार्टी में कौन आया था? कौन? यस, सलमान खान। रहने देना, बाद में बात करते हैं, मैडम चिल्लाएंगी। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? योगा खत्म कर लो, फिर उसके बाद जी भर के बातें करना। वो सॉरी मैम। अब हम दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आपके पास 3 अलग अलग रूम्स हैं? सॉरी मैडम, हमारे पास एक ही रूम खाली है। एक ही रूम खाली है? अब क्या करें, सारे होटल पैक्ड हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम आप प्लीज ये बताइए कि जो रूम है वो सिंगल बेड है या डबल बेड? डबल बेड। सिंगल हो या डबल, आई वांट सेपरेट रूम। आंचल, उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। आई डोंट केयर यार, मैं एक में एडजस्ट नहीं कर सकती। आंचल समझा करो, जिद मत करो। इसमें जिद करने की क्या बात है, हम कोई और होटल देख सकते हैं। हाँ। चलो। क्या हुआ? वी आर वेरी वेरी सॉरी आंचल, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर मुंबई में अपना वेकेशन स्पेंड करने आए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं होटल ढूंढ कर अपना समय बर्बाद करूँ। और वैसे भी मैं और दीपेनिता तो एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। एग्जैक्टली। मैडम जी 17 नंबर रूम दे दो ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें मालूम है ना रूम नंबर 17 में क्या हुआ था? आप लोग कुछ रूम नंबर 17 के बारे में बात कर रहे थे, वो रूम खाली है क्या? अरे मैडम जी एकदम खाली है। तुम चुप रहो। सॉरी मैडम, रूम नंबर 17 खाली तो है मगर हम वो किसी को देते नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है वहाँ? एसी काम नहीं करता या फैन काम नहीं करता? नहीं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे रूम नंबर 17 दे दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। प्लीज रूम नंबर 17 की चाबी दीजिए। ओके, आप पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। करती हूँ। और ये रूम नंबर 17 की चाबी। थैंक यू। मैडम जी लगेज उठा लो। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। अच्छा, आप बता सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? वो हम सब यहाँ योगा कर रहे थे और अचानक मेरे हाथ में कुछ आकर गिरा। जैसे ही मैंने देखा तो वो कटा हुआ हाथ मेरे हाथ में था। फेरी सर, डिस्टर्ब मत कर। सर क्या है? सर मैं आपको कब से देख रहा हूँ सर। आप अपना हाथ आसमान की तरफ रखकर देख क्या रहे हो सर? मैं ये देख रहा हूँ कि हवा किधर से आ रही है। सर हवा का रुख किस तरफ है ये पता लगा कि आपको क्या मिलने वाला है सर। अरे कॉमन सेंस है विवेक, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कटा हुआ हाथ किधर से आया है। आपका ये मतलब है कि कटा हुआ हाथ हवा के साथ उड़कर यहाँ पे आया है? वेरी गुड विवेक, तुम तरक्की कर रहे हो। सर मगर ये हाथ तो काफी भारी है सर, हवा के झोंके से यहाँ पे कैसे आएगा सर? अरे तो तुम ही बताओ ना, ये कटा हुआ हाथ आया कहाँ से? ऐसे पहली बार देखा है कि कटा हुआ हाथ आसमान से नीचे गिरता है। ज्यादातर केसेस में सर ये हाथ जमीन में गड़ा हुआ होता है। कहीं कोई पंछी तो अपने साथ नहीं लेकर आए? यू मीन सर हॉक्स? हाँ, ईगल या वर्चर, इन्हीं में से कोई ये कटा हुआ हाथ अपने साथ यहाँ लेकर आया होगा और शायद गलती से लड़की की गोद में गिर गया। उन पंछियों को देखो, एक ही जगह मंडरा रहे हैं। सर हो सकता है ये हाथ ये वहीं से आया हो। हाँ, वहीं चलकर देखते हैं। ये पंछी इसी एरिया के ऊपर मंडरा रहे हैं। जरूर इसी एरिया में कुछ होना चाहिए। दे, तुम इस तरफ जाओ।
मैं और अभिजीत इस तरफ जाते हैं। अभिजीत, तुम्हें कुछ बदबू आ रही है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई बॉडी सड़ रही है। अभिजीत, ये बदबू किसी जानवर के बॉडी की नहीं, किसी इंसान के बॉडी की है। अभिजीत, लगता है बदबू इस तरफ से आ रही है। सर, ये आपके कोट पे देखिए, ये कीड़ा। कीड़ा? मेरे कोट पे? ये कीड़ा तो सड़े हुए बॉडी में पैदा होता है, तो मेरे जैकेट पर कहां से आया? माय गॉड, आपका ये कीड़ा यहाँ से आया है। अभिजीत, जल्दी से ऊपर चढ़ो और लाश को नीचे उतारो। सर। संभल के अभिजीत। अभिजीत, जरा संभाल के। सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई पेड़ के ऊपर बॉडी क्यों रखेगा? वही तो। अभिजीत, ये लाश काफी पुरानी लगती है। हाँ सर, वो हाथ इस बॉडी का नहीं है, इसके तो दोनों हाथ सही सलामत है। हाँ, तो इसका मतलब है वो हाथ किसी और बॉडी का है। सर! दया कहां से बुला रहा है? सर! उस तरफ से सर। दया! दया! सर! सर, यहाँ ऊपर झाड़ पे। अरे, इसका लेफ्ट हैंड गायब है। तो इसका मतलब है जो हाथ हमें मिला है वो। दया, उस तरफ हमें एक और लाश मिली है, पेड़ पे। दो लाशें इस जंगल में? हाँ दया, लगता है इन दोनों लड़कियों का खून हुआ है, वरना ये लाशें ऐसे पेड़ों पे क्यों लटकी हुई है? हमें इस जंगल को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। मैं तुम्हें एक और जोक सुना रहा हूँ। बस बस, बहुत हो गया। अब ये कॉमेडी शो यही समाप्त होता है। मैं उसकी जरा मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, रुको, मत जाओ। अरे, कहीं हेल्प करने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। चलो। जिन पेड़ों पे लाशें थी, उनके आसपास की मिट्टी लाने के लिए कहा था। तूने तो पूरी जमीन खुद के ला ली। फ्रेडरिक्स, सालंगी, तुम्हारी दाईं आंख फड़फड़ा रही है, मतलब खतरे का अंदेशा है। ऐसे भी साहब, मेरी दाईं आंख तब फड़फड़ाती है जब मैं किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होता। अच्छा, तो फिर इस एक्साइटमेंट में अपने इस दोस्त को शामिल नहीं करोगे? जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इसी साहब, इन दोनों लड़कियों को किसी एक ही आदमी ने मारा है, और ये दोनों बॉडीज काफी पुरानी, क्योंकि इन दोनों बॉडीज में से मुझे ये ब्लू बॉटल फ्लाइज मिली। ये देखिए, ब्लू बॉटल फ्लाइज? जी हाँ। अब इन दोनों लड़कियों की मरने की एग्जैक्ट डेट मुझे इन ब्लू बॉटल फ्लाइज से पूछनी पड़ेगी। गुड, तो फिर हम इन लड़कियों को ट्रेस कर सकते हैं। राइट। एक मिनट सर। हाँ, मट्टी में से ये मिला है सर। प्लास्टिक का टुकड़ा? सर, इसकी ये एज देखी, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज से टूट के गिरा है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा कैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आंचल फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतना एटीट्यूड। छोड़ ना, जल्दी चल, वरना ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा।
आंचल, दरवाजा खोल। आंचल दरवाजा खोल यार, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। आंचल, पता नहीं क्या बात है, कहीं सो तो नहीं गई? नीचे रिसेप्शनिस्ट भी कह रही थी कि इस रूम में कुछ गड़बड़ है, कहीं आंचल को कुछ हो न गया हो। भावना, ऐसा मत बोलो। आंचल, क्या हुआ? आंचल, हमारी फ्रेंड अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रही है। आंचल, जिसकी कल रात तुम हेल्प करना चाह रहे थे। ओह माय गॉड, रुको मैं जल्दी से मैनेजर को बुला कर आता हूँ, ठीक है? आंचल, दरवाजा खोलो। रिलैक्स। क्या हुआ? हमारी दोस्त अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। साइड हुई। आंचल, 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 आंचल। ओह माय गॉड, आंचल रूम में नहीं है। कहाँ जा सकती है? पता नहीं। भावना, तुमने उसके मोबाइल पर फोन किया? हाँ, मैंने उसे फोन किया था मगर वो फोन नहीं उठा रही है। शायद वो बाथरूम में हो सकती है। हाँ। अंजलि यहाँ पे भी नहीं है। ये दोनों लड़कियों की स्कल एकदम साफ करवा दी। ये पहली वाली लड़की की स्कल है, ये देखो, ये जोड़ देख रहे हो? ये देखो, ये जोड़ कितना साफ और कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इस लड़की की उम्र 20-25 से ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, और 23-24 से कम भी नहीं हो सकती। ये देखो, मैंने इस लड़की के दांतों का एक्सरे निकाला है। ये देखो, पूरे के पूरे दांत निकल चुके हैं। पूरे के पूरे तो लगते हैं, पूरे 32 लगते हैं। हाँ, पूरे 32। मतलब लड़की बालिग थी। मगर इसकी मौत हुई कैसे? ओ हाँ, एक आओ, ये डेंट देख रहे हो? लगता है किसी चीज से जोर से मारा है, बेचारी की फौरन मौत हो गई। ये देखो, ये दूसरी लड़की, इसकी मौत भी वैसे ही हुई है। मारा किस चीज से? कोई आयरन रॉड? हाँ, ये देखो, ये मैंने दूसरी लड़की के दांतों का एक्सरे भी निकाला है। ये देखो, इस लड़की की उम्र से कम होगी। इसके पूरे दांत नहीं निकले। देखो, हेलो। ओह, कहाँ पे? होटल कासा। तो भावना जी, आपका कहना है कि आंचल कल रात रूम नंबर 17 में घुसी और फिर गायब हो गई, है ना? जी हाँ सर, ऐसा ही है। हो सकता है वो आपको बिना बताए यहाँ से चली गई हो। लेकिन आंचल ऐसा क्यों करेगी सर? सर, मेरे स्टाफ में से किसी ने भी आंचल को होटल छोड़ते हुए नहीं देखा है। तो इसका मतलब है कि आंचल इस वक्त होटल में ही होनी चाहिए, है ना? सर, मेरे स्टाफ ने पूरा होटल चेक कर लिया है, वो यहाँ पे नहीं है। आपके स्टाफ ने आंचल को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आंचल होटल से बाहर निकली नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है कि जब आंचल होटल से बाहर निकली तब आपका स्टाफ मौजूद ही ना हो। हाँ सर, हमें पूरा यकीन है कि आंचल अपने रूम नंबर 17 से बाहर निकली ही नहीं, वो अपने कमरे में ही थी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वो इसीलिए सर क्योंकि हमारे कॉरिडोर्स में क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं। 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होती है सर। तो ये रिकॉर्डिंग चेक किया तुमने? जी हाँ सर, उसी से हमें मालूम पड़ा है कि आंचल अपने रूम में से बाहर निकली ही नहीं, वो अपने रूम नंबर 17 में ही थी। मगर आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग डायरेक्टली चेक क्यों किया? वो सर इसलिए क्योंकि आंचल से पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं रूम नंबर 17 में से। क्या? पहले भी हो चुका है? जी सर, रूम नंबर 17 में से आंचल से पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। रूम नंबर 17 में पहले भी? तुमने पुलिस में इन्फॉर्म किया था? सर वो कुछ छुपा रहे हो तुम? सर नहीं, एक्चुअली बात ये थी सर, जब वो दोनों गुम हुई थी तब उस वक्त उन्होंने हमारा बिल नहीं पे किया था, तो हमें लगा कि उन्होंने हमें चीट किया है और भाग गए, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर, आंचल उन 2 लड़कियों जैसी नहीं थी, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ये हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, समझे आप? अब सिर्फ इतना बताइए, आंचल अपने कमरे में कितने बजे आई थी?
सर वो हमारे होटल के बाहर एक रेस्टोरेंट है। उस दिन हम उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खा के हम अपने रूम में आने वाले थे कि आंचल ने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। बस हम उसे छोड़कर अपने अपने रूम में आ गए। जब तुम दोनों निकल रही थी तो आंचल का मूड कैसा था? वो नॉर्मल थी सर। नॉर्मल थी? अच्छा अच्छा, तुम दोनों तो उसकी दोस्त हो, है ना? तो उसकी आदतों से वाकिफ होंगे। तो ये बताओ, क्या आंचल को कोई एडिक्शन था? यू मीन ड्रग्स? नहीं सर, आंचल ड्रग्स नहीं लेती थी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहिए। सर हम दोनों रूम नंबर 19 में रहते हैं। कल रात जब हम वापस जा रहे थे तो मैंने देखा कि आंचल चाबी को की होल में डालने की कोशिश कर रही थी। और सर एक्चुअली उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि उसने बहुत पी रखी होगी। आंचल ने बहुत पी रखी थी। अभिजीत, हमें यहाँ के क्लोज सर्किट कैमरा का सारा रिकॉर्डिंग चेक करना होगा। सर देखा आपने आंचल की हालत कैसी थी? यहां देखकर तो लगता है कि आंचल नशे में है। ये देखिए सर, 1:15 पर ये आंचल कमरे में घुसी। जरा सर्च में फॉरवर्ड करो। सर इस फुटेज को देखकर लगता है कि रूम नंबर 17 के आसपास कोई गया ही नहीं था। कॉरिडोर तो सर पूरी रात खाली था। ये कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं। ये क्या है? क्यों गई थी तुम वहां? सर वो तो हम आंचल को बुलाने गए थे, मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिला। सर जब हमने दरवाजा खोला तो रूम में कोई नहीं था और आंचल गायब थी। आंचल गायब थी? एक मिनट दे, स्टॉप। दे, जरा सर्च में रिवाइंड करो। एक मिनट दे, स्टॉप। इसमें टाइम देखो कितना? 10:05 बराबर है। अब प्ले करो। ये क्या? 2 मिनट 10:05 से लेकर डायरेक्ट 10:07। इसका मतलब बीच के 2 मिनट गायब है। क्यों मैनेजर साहब? सर ये टेक्निकल ग्लिच होगा और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपने कहा और हमने मान लिया। हैं? सर टेप को निकालो और अच्छी तरह से चेक करो। सर इस टेप को इस पॉइंट पे टैंपर किया गया सर। ये देखिए। क्यों मैनेजर साहब? हैं? अब बोलो, इस टेप को तुम में से ही किसी ने टैंपर किया है, समझे? किसने? कौन बैठता है यहाँ कंट्रोल कैबिन में? सर सुरेश बैठता है। अच्छा, तो तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर मैं यही था कंट्रोल रूम में। तो फिर इस टेप को टैंपर किसने किया? सर तो शायद उस टाइम मैं बाथरूम में गया था। बाथरूम में गए थे? यही वक्त मिला तुम्हें जाने का? हा? सर इस टेप का कटा हुआ हिस्सा इसी होटल में होना चाहिए। दया, वो टुकड़ा अब तक डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया होगा।
अब सीधे होटल के रूम नंबर 17 में चलो। इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। देखो यहां से कोई बाहर जाने का और रास्ता है क्या, कोई सीक्रेट एग्जिट। अच्छी तरह से चेक करो। अरे सर आप इस बेड के नीचे क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये एक सीक्रेट है। सर मुझे भी बताइए ना आपका सीक्रेट प्लीज। चलो तुम्हें बता ही देता हूं। मेरा इंट्यूशन कहता है कि इस बेड के नीचे एक सीक्रेट एग्जिट है। एक सीक्रेट एग्जिट इस बेड के नीचे? हाँ, और अगर मेरा तीर सही निशाने पे लगा तो एसीपी साहब मुझसे खुश होकर मुझे प्रमोशन देंगे। सर मगर इतने सालों तक तो आपको प्रमोशन नहीं मिली तो फिर? यार वो अंदर की बात है, तू प्रमोशन छोड़ो, इस बेड पर कंसंट्रेशन कर। चलो ठीक है सर, इस बेड को हटाकर देखते कि आपका तीर निशाने पे लगा है या नहीं। उठाओ। उठाओ उठाओ। कई भैंस पानी में। नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है यहाँ पे कोई दूसरे एग्जिट है। अभिजीत इस खिड़की के बाहर लेज है। अगर आंचल ने इस लेज पर से उतरने की भी कोशिश की होती तो वो नीचे गिर जाती। समझ में नहीं आ रहा। सर आते स्टर। ऐसा ही प्लास्टिक का टुकड़ा हमें जंगल में पेड़ के पास मिला था। इसका मतलब है जो उन 2 लड़कियों की लाशें हमें जंगल में पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली, वो दोनों लड़कियां इस होटल से जुड़ी हुई हैं। सर इस मैनेजर ने बताया था रूम नंबर 17 से आंचल से पहले 2 लड़कियां गायब हुई हैं। तो वो दोनों बॉडीज कहीं नहीं दोनों लड़कियों की तो नहीं है? मैनेजर से मिलते हैं। आप लोग हमें बताए बिना कहीं मत जाना। जी। इन दोनों लड़कियों का सामान है आपके पास? मेरा मतलब है उनके कपड़े, चीजें वगैरह। जी हाँ, हमने संभाल कर रखा हुआ है। ये सोचकर जब वो वापस आएंगे हम उन्हें दे देंगे। गुड, वो सारा सामान हमें दे दो। जी सर। देखते हैं ये सामान उन 2 लड़कियों का है जिनकी लाशें हमें जंगल में पेड़ पर लटकी हुई मिली है। 110, 111, 112, 113। डॉक्टर साहब, ये फेड्रिक्स कर क्या रहा है? कॉम्ब में लगे हुए बाल गिन रहा है। मगर इससे हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। देखो क्या हुआ, फ्रेड्रिक्स ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैंने उसे इस काम पे लगा दिया। अच्छा है, लैब में थोड़ी शांति रहेगी। सर हम उस मिसिंग फुटेज के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। हाँ ये बात तो है। डॉक्टर साहब वो लैब से रिपोर्ट आई क्या? नहीं, लैब से रिपोर्ट तो नहीं आई। मगर सर ये रिपोर्ट आएगी कब? दया तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? देखो मैंने दोनों लड़कियों के बालों का सैंपल और बोन के फ्रैगमेंट सेंट्रल लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट आती होगी। सर अगर ये दोनों लड़कियां वही हुई जो होटल से गायब हुई थी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये पूरा केस पलट जाएगा। फिर ये केस रूम नंबर 17 मर्डर केस की जगह सीरियल मर्डर केस का हो जाएगा। सर डीएनए रिपोर्ट का फैक्स आ गया है सर। अभिजीत ये सीरियल मर्डर केस है। माय गॉड, इसका मतलब ये लड़कियां वही हैं जो रूम नंबर 17 से गायब हुई हैं। इस रूम नंबर 17 से 2 लड़कियां गायब हुई।
और इन दोनों लड़कियों की लाशें हमें जंगल में मिली। और सर आंचल भी इसी रूम से गायब हुई है। सर ये खूनी किसी तरह से इस होटल से जुड़ा हुआ है सर। या तो ये गेस्ट है या फिर होटल के स्टाफ में से कोई हो सकता है। और खूनी सिर्फ इसी रूम की लड़कियों को टारगेट कर रहा है सर। हाँ, और ये सारे खून इस रूम नंबर 17 में रहने वाले लड़कियों के हुए। लगता है ये कोई सीरियल किलर है। सर, हाँ। सर ये देखिए कबट से मिले हैं। अरे ये तो आंचल के कपड़े हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खून। सर इसका मतलब है आंचल को इसी रूम में इंजर्ड किया। ये क्या है? सर ये तो मैंने जंगल में देखे थे सर, जहां से हमें वो 2 लाशें मिली थी। तो इसका मतलब है आंचल जंगल में। हाँ क्या? सर ये देखिए। गॉड। विवेक, फ्रेडरिक्स, जल्दी से लैडर लेकर। ये हो क्या रहा है? तीसरी बॉडी? इसे भी दूसरे 2 बॉडी की तरह पेड़ पे लटकाया। सर इस खूनी का मोडस ऑपरेंडी देख के ऐसा लगता है इसका दिमाग खराब है। खूनी ने जानबूझकर सारी बॉडीज को पेड़ पर लटकाया ताकि किसी की आसानी से नजर न पड़े। संभल के विवेक, संभाल के। सर इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे बाकी दोनों लड़कियों को मारा गया था। सर, हाँ? सर इसने किसी आदमी के कपड़े पहने हुए हैं। सर, आंचल 1:15 को गई होटल के अंदर सलवार कमीज पहनकर, और फिर शायद वहां से कमरे में से उसे कोई निकाल कर यहाँ ले आया और उसे जेंट्स के कपड़े पहना दिए। लेकिन खूनी ने आंचल को आदमी के कपड़े पहना है क्यों? आंचल की मौत होटल के रूम में नहीं हुई थी, यहाँ बेड के ऊपर हुई। इस पेड़ पर? हाँ सर, यहाँ पेड़ के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा है। मतलब आंचल को होटल के कमरे से निकाल कर यहाँ पे लाके मारा गया। मगर सर जब हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें आंचल कमरे के अंदर जाते हुए दिखी, बाहर आते हुए नहीं दिखी। अभिजीत, अगर हम ये पता लगा लें कि खूनी ने आंचल को आदमी के कपड़े क्यों पहना है, तो शायद हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। You don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो, बैठो यहाँ पर।
I'll be back, हाँ? मुझे एक रूम दीजिए जल्दी। सॉरी सर, एक भी रूम खाली नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं अभी अभी दिल्ली फ्लाइट से आ रहा हूँ और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप कुछ करिए प्लीज़। एक रूम है जो दे सकता हूँ, मगर क्या? उस रूम में कुछ दिन पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी वाइफ को आराम की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे वो रूम दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बेल बॉय, रूम नंबर 17 में ले जाओ, फॉर्मेलिटीज देख लेंगे। थैंक यू सो मच। कम हो गया। सब ठीक हो जाएगा। 11-17 नंबर ये रुको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट लाई डाउन हियर। हाँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ, I'll be back। बेल बॉय, यहाँ पे होटल के आसपास अच्छा डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा? जी आपको डॉक्टर महेश मिल जाएंगे जी। उनका एड्रेस है? हाँ जी, अभी देता हूँ। ये 10वां रोड, प्लॉट नंबर 15 जी, ये है एड्रेस। थैंक यू सो मच। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को यहाँ बुलाना होगा। रौनक, इज इट यू? डॉक्टर मिला क्या? रौनक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? डॉक्टर है क्या तुम्हारे साथ में? रौनक, तुम जानते हो मैं उठ नहीं सकती हूँ। अब इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं दे रहे हो। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ना। रौनक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हमारी हेल्प में मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? आवाज नीचे कर, समझी? आवाज नीचे कर, बिल्कुल नीचे। कहा था ना मैंने, कहा था ना रूम नंबर 17 अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर खून हुआ है और तुम मानती नहीं हो। नहीं भाई ना, अब बुक तो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं करता मैं, बिल्कुल बकवास नहीं करता। सच सुना रहा हूँ, सच। इस रूम नंबर 17 में जो भी लड़की आती है ना, बचकर नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। इसका मतलब है तुम मुझे सही somebody help me please। प्यार है, प्यार मेरा पहला प्यार है। अंजलि है ना, रूम नंबर 17 की सबसे पहली गेस्ट है, सबसे पहली गेस्ट। मैं ना उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे प्यार का इजहार किया। पता है फिर क्या हुआ?
उसने मुझसे ना नहीं कहा, ना नहीं कहा। ना बोलती तो मैं बर्दाश्त कर सकता था। क्या किया? हंसी हंसी मेरे पर, हंसी हंसी मेरे पर। क्यों हंसी, क्यों हंसी? मैं तो बुरा हूँ क्या? नहीं हूँ ना। और उस दिन के बाद जो भी रूम नंबर 17 में आती है उसमें मुझे अंजलि दिखाई देती है। मुझे अंजलि लगती है, अंजलि लगती है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट तुम भी मुझे अंजलि लगती हो। अब मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी अंजलि के पास भेजूंगा। ऑन द टॉप बेबी। Are you okay? हाँ? ये सब तुमने तो हमारा काम एकदम आसान कर दिया, खुद ब खुद बयान दे दिया। हाँ? ओह, तो ये सब प्लान था। हाँ, हमें पहले ही पता चल गया था कि खूनी होटल के स्टाफ में से कोई है। शक तो हमें तभी हो गया था जब क्लोज सर्किट कैमरा के रिकॉर्डिंग को किसी ने टैंपर किया था। तुमने आंचल को होटल से बाहर यहाँ जंगल में लाकर मारा, फिर अपने कपड़े उसे पहना दिया और उसके कपड़े पहनकर आंचल बनकर होटल में घुसे। क्यों? राइट। कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है ना? अच्छा है ना? अच्छा नहीं था। पहले तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओगे, फिर जेल, और उसके बाद तुम कोई भी प्लान बनाने लायक नहीं रहोगे, समझे? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।